हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राघव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम स्टडी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है। और आज हम आपको कराने वाले हैं जनरल साइंस के 20 यानी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन तो हैं आपके, और 20 क्वेश्चन के साथ हम 60 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर आज करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस। और अगर आज आपने ये पूरी क्लास देख ली तो जनरल साइंस का आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला है। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ पाएंगे। 100% कवरेज क्वेश्चन है। एसएससी, यूपीएससी, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल और यूपी बीईओ जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इनमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% कवरेज हैं क्वेश्चंस। देखिए सबसे एक बात आपको बता दें, अगर हमारा कोई टारगेट होता है और टारगेट के हिसाब से हम मेहनत नहीं करते हैं तो टारगेट को पाने में हमें मुश्किल होती है। यानी टारगेट जिस हिसाब का होता है, टारगेट अगर छोटा है तो छोटी मेहनत काम करती है, टारगेट अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी हमारा 100% जुनून होना चाहिए, तभी हमें क्या हो सकता है, 100% सफलता मिल सकती है। 100% जुनून ही हमें 100% सफलता दिला सकता है। बच्चे बहुत सी सारी चीज़ पूछते हैं कि सफलता का क्या सूत्र है, सफलता का क्या मंत्र है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ आपका जुनून होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, और वो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप कुछ करना चाहते हैं। तो 100% जुनून ही आपको 100% सफलता दिलाता है। तो आइए देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो घर पर बैठे हैं उनका भी फ़ायदा कुछ हो जाए और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि जनरल साइंस का इस वीडियो को देखने के बाद आपका जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा WBC। WBC का जीवन काल होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए सही मायने में अगर देखा जाए WBC का जीवन काल तो वो होता है 13 से 20 दिन, लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में 13 से 20 दिन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 से 10 दिन। यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। WBC की बात की जाए तो WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स। रक्त कणिकाएं अगर आपसे पूछा है कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, WBC और RBC, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। अगर रेड ब्लड सेल्स की बात की जाती है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। देखिए ब्लड से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ब्लड में जो लाल रंग होता है खून का, वो किस कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वग्राही सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप का मतलब है जो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। देखिए सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा AB, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखिए दूसरे बी ऑप्शन की बात की जाए तो ओ हमारा क्या होता है? ओ हमारा होता है सर्वदाता। सर्वदाता यानी ये सभी को ब्लड दे सकता है। अगर ये पूछा जाता है ब्लड कितने प्रकार के, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार का होता है, A, B, O और चौथा है हमारा AB, जिसमें AB को हम सर्वग्राही और O को हम सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो pH मान है वो होता है 7।
यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। शुद्ध जल क्या होता है हमारा, उदासीन होता है। और उदासीन जो विलयन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका 7 से कम। तो 7 से कम की बात अगर की जाए तो 7 से कम किसका होता है, जो अम्ल होते हैं हमारे, जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षारक होते हैं, क्षारकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और देखिए 7.4 बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। 7.4 जो होता है ये होता है हमारा रक्त, जो खून का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। और इसके साथ आंसू जो होता है, आंसू का भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है, यानी सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे कठोरतम धातु जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे कठोरतम धातु है आपकी प्लेटिनम। प्लेटिनम का सूत्र होता है Pt, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। देखिए ऑप्शन अगर ए की बात की जाए, सोना, सोना को हम क्या कहते हैं, सोना का फॉर्मूला होता है Au। और सोने को हम सबसे लचीली धातु कहते हैं। सबसे लचीली धातु अगर पूछी जाती है तो वो कौन सी होती है, सोना। सोना अगर आपका 1 ग्राम भी है तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतनी लचीली धातु होती है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका चांदी। चांदी की बात की जाए तो चांदी हमारा होता है सबसे अच्छा सुचालक। सबसे अच्छी सुचालक जो धातु है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। चांदी का सूत्र होता है Ag। डी ऑप्शन में दिया आपको टंगस्टन। टंगस्टन की अगर बात की जाए तो टंगस्टन का प्रतीक कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसका प्रतीक बच्चे नहीं बता पाते हैं। इसका प्रतीक होता है W, कैपिटल W होता है। और टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन का यूज कहाँ होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट हमारा टंगस्टन का ही बना होता है। देखिए साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर चैनल पर आप न्यू हों तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स जो घर पर बैठे हैं उनको भी इस चीज़ का पता चल जाए कि जनरल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब उनका अध्ययन आपको घर बैठे हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन, वह अम्ल जो दही में पाया जाता है। देखिए दही या दूध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया और उसमें अम्ल की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में आपको दिया है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बात की जाए तो संतरे, नींबू और जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है आपका सिट्रिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन में दिया आपको टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल की अगर बात की जाए तो इमली, इमली जो होता है आपका इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन में दिया है आपको फार्मिक अम्ल। तो चींटी को जो होती है, चींटी या फिर आपकी ततैया जिसे हम बोलते हैं, उनका जो डंक होता है उसमें जो होता है वो होता है फार्मिक अम्ल होता है। वैसे मोस्टली ये आपका जो रेड चींटी होती हैं, जो लाल चींटी होती हैं, उनमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। देखिए विद्युत बल्ब में आप सब भी जानते हैं कि अक्रिय गैसें भरी होती हैं। तो ऑप्शन में आपका रेडन भी है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है। तो इसमें बल्ब में कौन सी गैस होती है, बल्ब में होती है आपकी हीलियम। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। और रेडान की बात की जाए तो सबसे भारी जो अक्रिय गैस होती है वो होती है हमारी रेडान। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है तो वो होती है हमारी रेडान। और सबसे हल्की अगर पूछा जाए तो हीलियम ही होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, 78% होती है। आर्गन, आर्गन का फॉर्मूला होता है Ar।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्न में खाने योग्य चूना है। देखिए खाने योग्य चूना कौन सा होता है। ऑप्शन में दिया है CaOCl2। इसे क्या कहते हैं हम, ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रंजक चूर्ण। जो पहला ऑप्शन दिया है एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, ब्रंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट जो दूसरा है आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं और इसी को हम खाने योग्य चूना भी कहते हैं। देखिए जब एसिडिटी हो जाती है, क्या होती है एसिडिटी, यानी जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में जब दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो हम कौन सा लेते हैं, यही चूना या सोडा वाटर हम लेते हैं, जिसमें यही होता है आपका भुजा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सी ऑप्शन में है आपका CaCO3। क्या है, CaCO3। CaCO3 संगमरमर, जो संगमरमर का सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। डी ऑप्शन में जो दिया है आपको CaO, इसे हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaO। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि बिना भुजा हुए चूने का क्या सूत्र होता है, इसका क्या रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता जो होती है उससे हम किस में मापते हैं। ऑप्शन दिया है आपको एम्पियर, पारसेक, हर्ट्ज, डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता है इसका मात्रक होता है, सही मात्रक होता है इसका डायोप्टर, जिसका प्रतीक क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी, वो भी कैपिटल डी यानी बड़ा डी होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। पारसेक की बात की जाए तो पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। नेक्स्ट हर्ट्ज दिया है आपको। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज, जिसे HZ लिखा जाता है। ओके, आशा करते हैं कि क्लास यानी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होता है। G का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है। देखिए ऑप्शन दिया है आपको, A चंद्रमा पर, B दिया है भूमध्य रेखा पर, C दिया है ध्रुवों पर और D दिया है अंतरिक्ष में। तो देखिए जो G का जो मान है वो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। G का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब ध्रुवों पर G का मान सबसे अधिक होता है तो मनुष्य का कोई भी चीज़ है जिसका भार भी अधिक होगा। जब G का मान अधिक है तो वहाँ पर भार भी अधिक होगा। तो ध्रुवों पर ही सभी का भार अधिक होता है। कभी कभी केंद्र पर पूछ लिया जाए पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ए ऑप्शन दिया है चंद्रमा पर। देखिए चंद्रमा पर जो G का मान है वो पृथ्वी पर G के मान का छठा पार्ट होता है, यानी G/6 यानी 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा पर G का मान कितना होता है, इसका छठवां हिस्सा होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक, और डी ऑप्शन दिया आपको अंतरिक्ष में। देखिए अंतरिक्ष में से एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी को आकाश को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो आकाश जो अंतरिक्ष से देखने पर हमें आकाश का रंग नीला नहीं काला दिखाई देता है। बच्चे नीला लगा देते हैं लेकिन नीला दिखाई नहीं देता। कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को उसका देखा जाता है आसमान को, आकाश को, तो हमें वो नीला दिखाई देता, नीला नहीं काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, काला। अंतरिक्ष से देखा जाता है तो हमारा जो आकाश है वो कैसे दिखाई देता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। देखिए 60 वाट व 240 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा है। 60 वाट
देखिए वाट की बात की जाए तो वाट होता है हमारा शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये हमें पी का मान दिया है। और 240 वोल्ट ये हमारा होता है विभव का मात्रक, ये हमें वी का मान दिया गया है। तो अब हमें पूछा क्या? धारा पूछी है। तो धारा हमारा इसके लिए सूत्र होता है, धारा निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका, आई बराबर पी बटे वी। तो इससे आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये 60/240 हो जाएगा। 60 से 240 कट जाएगा आपका 4 बार, तो 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 0.25 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, 0.25 एम्पियर। 60/240, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। ओके, ये सूत्र बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया है सूत्र फॉर्मूले का क्वेश्चंस, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? एडीपी, एटीपी या जीडीपी या एएमपी? देखिए श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा होती है वो हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एटीपी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जो पहला ऑप्शन आपको दिया है एडीपी, एडीपी हमारा होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है अरस्तु, डी ऑप्शन है लीवेनहॉक। देखिए कोशिका की खोज अगर पूछा है तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और ये भी कई बार पूछा गया कि कब की थी, तो ये की थी 1665 में, 1665 में। कोशिका के साथ ही केंद्रक की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है रॉबर्ट ब्राउन। तो जो केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को बताया था। सी ऑप्शन में अरस्तु दिया है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को हमारा जीव विज्ञान का फादर, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे बनाया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। कब मनाया था? 8 मार्च। बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को मनाया था। देखिए 22 मार्च की अगर बात की जाए तो 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसी के साथ सी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। सी ऑप्शन में दिया आपको 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया था विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया था आपका? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांत आँख कान के जो डॉक्टर होते हैं वो जो देख दर्पण यूज करते हैं, तो वो कौन सा यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं अवतल दर्पण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तल दर्पण की बात की है तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है,
जो पीछे वाले आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर लगा होता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, जो पीछे आने वाली वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब पूरा चित्र देखने के लिए कितनी लंबाई का मिरर होना आवश्यक है? तो अपने से आधी लंबाई का मिरर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में दिया है आपको उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, बायफोकल लेंस या समतल लेंस। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें दोनों दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बायफोकल लेंस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायफोकल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस की बात की जाए तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं? अवतल लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? बायफोकल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? देखिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। देखिए, विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, जिसमें बच्चों की जो हड्डी होती है वो थोड़ी लचीली और पतली रह जाती हैं। देखिए, इनका रासायनिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, और रासायनिक नाम भी इनके हम जान लेते हैं। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी का होता है थायमीन। और विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम या इनकी कमी से होने वाला रोग हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, निम्न में से किसकी खोज जे थॉमसन ने की है? देखिए, जे थॉमसन ने किसकी खोज की है? ऑप्शन में दिया है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो जे थॉमसन भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो इसकी खोज ये की है हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज। जे थॉमसन ने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। एक कई बार यही पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और कितना होता है? -1.6, यानी -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज हमारी रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज हमारी चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन पर हमारा आवेशहीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए साथियों, अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पृथ्वी के गर्भ में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी के गर्भ में पूछा है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। अगर पृथ्वी की परत पे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर, अगर पूछा जाता है पृथ्वी की परत में, ऊपरी परत पे कौन सी ज़्यादा होती है, तो ये होती है हमारी ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पूछा जाता है ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। लेकिन पूछा गया है पृथ्वी के गर्भ में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है, तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक तत्व जो होता है ये होता है हमारा एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके,
हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और नाइट्रोजन आपको पता ही है पृथ्वी पर 78% पाया जाता है, और प्रतीक होता है इसका N। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। और एक आपने वो चीज़ सुनी होगी, सियाल सीमा निफे। सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम पृथ्वी की ऊपरी परत पर, दूसरी परत जो होती है उस पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं, और सोडियम, और जो तीसरी होती है उस पर निकिल और लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19th, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। देखिए विज्ञान का यूज़ आप जानते हैं, आज अगर विज्ञान को आपसे छीन लिया जाए तो विज्ञान यानी बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी, और आप विज्ञान के बगैर अपने आपके जीवन को महसूस करके देखें तो आप अपने जीवन को बिल्कुल बेकार पाएंगे, यानी आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आपसे विज्ञान को छीन लिया जाए। तो आज के लिए हमारे लिए विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए और ऑप्शन को भी जान लेते हैं इसके साथ ही। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और सी ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर क्या मनाते हैं आपको पता होगा, हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से किन किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी? तो रोंटेजन ने हमारे की थी एक्स किरणों की खोज। किस, कई बार कुछ पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? किसने? रोंटेजन ने हमारी एक्स किरणों की खोज की थी। धन किरणें और कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए नीचे हमने टेम्परेचर का क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो ये हमने आपको यहाँ लिख रखा है, टेम्परेचर से रिलेटेड फॉर्मूला है। अगर इसे आप देख लेंगे और लिख लेंगे तो आपका इससे कई क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ ही हम एक और अभी बात आपको बता दें कि मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। जैसे अभी हमारा कोविड-19 बीमारी चल रही है, तो इसमें सबसे पहले मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर ही थर्मल टेम्परेचरिंग की जाती है, थर्मल स्क्रीनिंग करके इसको पता किया जाता है, जो अब देखा जाता है। तो इसमें सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4 यानी 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। अगर उससे ऊपर भी जाता है तो उससे ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ता है तो बुखार हो जाता है, यानी आपको आलस आ जाता है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले लें। क्योंकि हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, ज़्यादातर वो क्वेश्चंस 100% कवरेज क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर नहीं सभी क्वेश्चंस कवरेज क्वेश्चंस हैं। और आगामी परीक्षाएं जैसे बीएड है, लेखपाल है, बीईओ है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, आने के चांसेस हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।